हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं और ये करंट अफेयर 2 फरवरी का होने वाला है। 2 फरवरी, ठीक है, 2026। देखो, करंट अफेयर की चीज़ें जो मैं ये पढ़ाता हूँ, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग में कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, रेलवे की बात कर लूँ, भाई थोड़ा सा ये मैं कॉम्प्रिहेंसिव रूप में कवर करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता एज कम, जैसा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। बिकॉज यहाँ पर मुझे कई सारी न्यूज़ को कवर करना रहता है विथ लिमिटेड टाइम। तो मैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस या कुछ स्टेट लेवल के स्टेट के पीएससी जो एग्ज़ाम होते हैं इनके हिसाब से मैं थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता हूँ। बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें बताता हूँ ताकि उनमें से प्रोबेबिलिटी रहती है ज़्यादा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसे। अगर मैं एक लाइन में क्वेश्चन करवाऊंगा तो बहुत कम चांस रहते हैं कि वो आपके एग्ज़ाम में फंसे। ठीक है, तो टाइम को ध्यान में रख के ज़्यादा चीज़ें कवर करवाना मैं सोचता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा और वो रहता है। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज 2 फरवरी का हम पढ़ेंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। देखो, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि यूनियन बजट, आपको पता है कि 1 फरवरी को यूनियन बजट हमारा रिलीज हुआ है। तो बजट 2026 का, उसमें से कई सारी चीज़ें जो नई नई रिलीज हुई हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। फोर कोस्टल स्टेट आइडेंटिफाइज एज इंडिया रेयर अर्थ कॉरिडोर। 4 कोस्टल स्टेट हैं। सबसे पहले तो आप कोस्टल स्टेट को ही समझ लो कि कोस्टल स्टेट होते कैसे हैं। तो कोस्टल स्टेट मतलब जो कोस्ट में, यानी इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, लैंड मास है, उस लैंड मास में कोस्ट में लाई करते हैं। तो उन 4 कोस्टल स्टेट में जो है हमारा कोस्टल स्टेट को आइडेंटिफाई किया गया है कि इंडिया के रेयर अर्थ कॉरिडोर। ठीक है, ध्यान रखना, मैं बार बार उस चीज़ को बोलता हूँ बिकॉज आपको चीज़ें याद हो जाए। रेयर अर्थ कॉरिडोर अभी यूनियन बजट 2026-27 का है, जिसमें ऑनरेबल हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया है। सेलेक्टेड मिनरल्स रिच स्टेट, जिसमें मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। रेयर अर्थ कॉरिडोर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन होता है जिसमें फोकस किया जाता है उसकी माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रेयर अर्थ मटेरियल। ये जो क्रिटिकल होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं क्रिटिकल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, आप प्रोड्यूस कर सकते हो। इसेंशियल कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सिस्टम एंड सेमीकंडक्टर। ये ऐसी जितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं या बनती हैं उन सब में ये रेयर अर्थ मिनरल या रेयर अर्थ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। राइट, अब वो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो रेयर अर्थ 4 कोस्टल स्टेट को आइडेंटिफाई किए गए हैं उनके स्टेट के नाम आपको फिंगर टिप पर याद होने चाहिए, चार के चारों। देखो, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं इधर साउथ में ऐसे थोड़ा सा, देखो साउथ में आप ऐसे बनाओगे, ये गुजरात वाला हो गया, इधर से बाकी ये चीज़ें, और इंडिया में आप ऐसे बढ़ोगे तो यहाँ पर केरला है, ये तमिलनाडु है, यहाँ पर ये ओडिशा है, ये वाला आंध्रा है और ये वाला ओडिशा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चार के चारों कोस्टल स्टेट जो हैं हमारे, इनको रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए इनको आइडेंटिफाई किया गया है, रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर। ठीक है, ध्यान रखोगे। ये वाला केरला हो गया, ये टी एन से तमिलनाडु हो गया, एपी से आंध्र प्रदेश हो गया और ये ओडिशा हो गया। ये 4 स्टेट को आइडेंटिफाई किया गया है। देखो, ये हमारा ओडिशा हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया एंड तमिलनाडु। तो दिस इज केरला, दिस इज तमिलनाडु, आंध्रा एंड ओडिशा। ये 4 स्टेट को आइडेंटिफाई किया गया है। आप ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस के पूछने के। राइट, all of which are rich mineral resources, particularly beach, sand, minerals, and other rare bearing deposit. These states already have one port access, इन सब में पोर्ट एक्सेस है जिसके कारण इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड स्किल्ड मैन पावर यहाँ पर ज़रूरत होती है और इनको ये चीज़ें मिल पाती हैं और जो हमारे इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राइट, द कॉरिडोर आर एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, क्रिएट जॉब एंड पोजिशन ऑफ दीज स्टेट हब फॉर स्ट्रेटेजिक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो आप स्टेट को जरूर याद रखना। केरला, केरला के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश एंड देन ओडिशा। देखो भाई, किसी भी चीज़ों को याद करने का भी एक तरीका होता है कि एक सिस्टमेटिक वे में जाए। जैसे मैं आपको यहाँ से समझा दिया कि केरला पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उनकी जियोग्राफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर दिया है कि उल्टा थोड़ा सा दे दिया है कि ओडिशा हो गया, ओडिशा यहाँ है, फिर इधर केरला है, फिर आंध्र प्रदेश इधर, फिर तमिलनाडु, तो कोई रैंडम पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ो कि वो चीज़ें आपको याद रहे। राइट, अब ये क्वेश्चन है, देखो, विच स्टेट हैव बीन प्रपोज्ड फॉर द डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर।
गुजरात, भाई गुजरात तो है ही नहीं, यहीं से हटा दो पहला ऑप्शन। उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यस यही है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार नहीं। वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है यहाँ से कि केरला, कर्नाटका, आंध्र एंड ओडिशा ये हैं स्टेट, राइट। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। यूनियन बजट 2026 अभी आया, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, एक एक करके सारी चीज़ें कवर होंगी। व्हाट आर द 3 कर्तव्य गाइडिंग, 3 कर्तव्य क्या हैं गाइडिंग फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन बजट 2026 विजन। देखो 3 कर्तव्य प्रेजेंट किए गए हैं। 3 कर्तव्य की मतलब ड्यूटी होती है, देयर आर 3 ड्यूटीज। गाइडिंग 3 ड्यूटी, गाइडिंग कर्तव्य ड्यूटी। देखो कर्तव्य 1 क्या है, पहला 1 है कि स्पीडिंग अप एंड सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब स्पीड तो हमें बनानी है, एट द सेम टाइम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी सस्टेन रहे। ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ा दिया एंड देन उसके बाद घट जाए, नहीं, तो वो सस्टेन रहे, ग्रोथ जो हमारी रहे वो कंटिन्यू चलती रहे, सस्टेन रहे, ठीक है। द फर्स्ट कर्तव्य फोकस ऑन एक्सेलरेटिंग एंड सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटेटिवनेस बना रहे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर में, तो कर्तव्य एम्स टू स्ट्रेंथन मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट एंड इनोवेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। सेकंड जो हमारा कर्तव्य है फुलफिलिंग एस्पायरेशन, जो भी हमारी एस्पायरेशन है, एंड बिल्डिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी को बनाना एंड एस्पायरेशन को फुलफिल करना। सेंटर टू पीपल, मतलब पीपल के लिए, सेंटर टू पीपल, पीपल की हित में काम करे, राइट। इसमें देखो सिटीजन मस्ट बी empowered टू बिकम द एक्टिव पार्टनर इन द नेशन प्रोस्पेरिटी, नॉट जस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द ग्रोथ। तीसरा जो हमारा कर्तव्य है इंक्लूसिव एक्सेस रहे एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट रहे, मतलब सबको इंक्लूसिव, इंक्लूसिव एक्सेस का मतलब कि सबको मिले एंड सबका साथ हो, जैसे कहते हैं ना कि हर कोई इंक्लूड हो उसमें, तो सबका साथ एंड सबका विकास जैसा ये हो, इंक्लूसिव एक्सेस, एक्सेस एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट। तो ये 3 हमारे कर्तव्य हुए बजट में जो डिस्कस किए गए। बात कर लेते हैं कुछ समरीज की। फाइनेंस मिनिस्टर आउटलाइन 3 कर्तव्य इन बजट 2026, स्पीड अप एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये पहला कर्तव्य था। दूसरा फुलफिल एस्पायरेशन एंड बिल्डिंग कैपेसिटी था। तीसरा इंश्योर इंक्लूसिव एंड बैलेंस डेवलपमेंट, जो सपोर्ट सिस्टम है रिफॉर्म, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। अब क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट आपसे या तो 3 कर्तव्य पूछ देगा उनमें से, या आपको 3 स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा ये कर्तव्य, 4 स्टेटमेंट दे देगा, बोल देगा कि इनमें से कौन सा कर्तव्य नहीं है, राइट। तो पहला स्पीड अप इकोनॉमिक, स्पीड एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा फुलफिल एस्पायरेशन एंड बिल्डिंग कैपेसिटी, इंश्योर इंक्लूसिव एंड बैलेंस डेवलपमेंट। आपको ध्यान रखना ये 3 कर्तव्य, बिकॉज ये स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। और फिर या तो आपसे कम चांस है कि आपसे ये पूछा जाए कि कितने कर्तव्य पर आउटलाइन इन द फाइनेंस मिनिस्टर बजट 2026, तो ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। आगे बढ़े, अगली जो न्यूज़ है फिर बजट से ही जुड़ी हुई है कि यूनियन बजट जो हमारा 2026 का आया उसमें व्हाट मैन्युफैक्चरिंग गेट्स स्टोर फॉर 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर, 7 जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं उसमें से मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं। तो यूनियन बजट वही 2026-27 में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस प्रेजेंट किया गया। इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, पावर हाउस बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस 7 स्ट्रेटेजिक, मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना कि मैन्युफैक्चरिंग में 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर एंड प्रिवेंटिव सेक्टर हैं, इनको अपने को क्या बनाना है, एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना है। विच आर द 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में पहला बायोफार्मा है, सेमीकंडक्टर सेकंड है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट थर्ड है, रेयर अर्थ मिनरल्स अथवा केमिकल्स फोर्थ है, फिफ्थ है कैपिटल गुड्स एंड CIE मीन्स कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट पांचवा हो गया, टेक्सटाइल छठवां हो गया, स्पोर्ट्स गुड्स एंड हैंडीक्राफ्ट ये सातवां हो गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इन सभी सेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं कि बायोफार्मा ये जो है हमारा बायोफार्मा शक्ति, मेकिंग इंडिया एज अ ग्लोबल बायोफार्मा हब। बायोफार्मा शक्ति ध्यान रखना, इसमें इंडिया को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाना है। इंडिया को बायोफार्मा जो शक्ति है भी आउटलेट है अब 10,000 करोड़ रुपए ओवर द 5 साल के लिए, 5 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखा गया है। स्कीम एम्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर बायोलॉजी एंड बायोसिमिलर विच आर क्रिटिकल एडवांस हेल्थ केयर। इसमें 3 नए निपर, निपर का मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बनाए जाएंगे। अपग्रेड किया जाएगा 7 एग्जिस्टिंग निपर को, 7 अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं और 3 नए बनाए जाएंगे। एंड क्रिएटिंग ओवर 1000 एक्रेडिटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बनाए जाएंगे। सेमीकंडक्टर जो मिशन 2.0 पहला सेमीकंडक्टर, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन 1.1 अथवा 1.0 बनाया गया था। बजट अनाउंस इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, फोकस नॉट जस्ट चिप फैब्रिकेशन, केवल चिप फैब्रिकेशन पर फोकस नहीं किया जाएगा, इंस्टीड इक्विपमेंट, मटेरियल, फुल स्टैक इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सब पर भी फोकस किया जाएगा, राइट। उसके अलावा और भी सेक्टर हैं उन पर बात कर लेते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड रेयर अर्थ कॉरिडोर, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जिसमें 22,919 करोड़ से बढ़ा के 40,000 करोड़ रखा गया है। रेयर अर्थ कॉरिडोर विल बी स्टेब्लिश इन ओडिशा, जैसा कि मैं आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मतलब ये रहा ओडिशा, ये रहा तमिलनाडु और ये रहा आपका आंध्र प्रदेश और ये रहा आपका ओडिशा, अगर आप इंडिया का ऐसा मैप बनाओगे तो, राइट। नीचे ये मैं साउथ का बना रहा हूँ, तो यहाँ पर ये आपको रेयर अर्थ कॉरिडोर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है केमिकल कैपिटल गुड्स एंड कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग पुश, जिसमें 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाए जाएंगे, उनकी जगह अभी नहीं बताई गई है। न्यू स्कीम जिसमें कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट विल बी बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एडिशनली इसमें 10,000 करोड़ कंटेनिंग मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए रखा गया है, जिसका एम है कि इंडिया को ग्लोबली कंपिटिटिव एंड लॉजिस्टिक इक्विपमेंट में आगे तैयार करना है। टेक्सटाइल, खादी एंड स्पोर्ट्स गुड को बढ़ावा देना है, जिसमें से देखो 5 कंपोनेंट कवरिंग फाइबर, इक्विपमेंट, हैंडलूम, सस्टेनेबिलिटी एंड स्किलिंग को बढ़ाना है। मेगा टेक्सटाइल पार्क विल बी सेटअप इन चैलेंजिंग मोड। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव भी रखा गया है, जो स्ट्रेंथन करेगा खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, जिसमें से रूरल प्रोड्यूसर टू ग्लोबल मार्केट ये रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए है कि विच स्कीम एम्स टू डेवलप इंडिया एज अ ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब। फार्मा विजन 2030, बायोफार्मा शक्ति, हेल्थ इंडिया मिशन, बायोटेक इंडिया प्रोग्राम। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। अगर ध्यान से पढ़ा है तो आंसर आपसे बनेगा, राइट। चलो अगले न्यूज़ पर चलते हैं। यूनियन बजट में इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है उसको स्टार्ट किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। डेट ध्यान रखना, आपसे अभी जो रिसेंट में एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपको डायरेक्ट ये डेट पूछ ली जाएगी कि यूनियन टैक्स जो एक्ट 2025 का है वो कब से स्टार्ट किया जाएगा, राइट। इंडिया डायरेक्ट टैक्स इस सेट फॉर अ मेजर ओवरऑल की है, जिसमें से बजट 2026-27 में इनकम टैक्स एक्ट 2025 विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। ये जो मूव है वो सिंप्लीफाइड टैक्स लागू करेगा, इम्प्रूव कंप्लायंस एंड रिड्यूसिंग डिस्प्यूट, ये सारी चीज़ें करेगा। इसीलिए इसको अच्छा समझा जा रहा है कि जो हमारे टैक्स के लॉ हैं उनको सिंप्लीफाई कर देगा, जो कंप्लायंस है यानी जुड़ी हुई चीज़ें उनको इम्प्रूव करेगा, एंड डिस्प्यूट होते हैं जो उनको रिड्यूस करेगा, राइट। नया जो इनकम टैक्स है 2025 का, उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं 1 अप्रैल 2026 से क्या चेंजेस किया जाएगा। इनकम टैक्स 2025 जो है सिंप्लीफाई एंड सिटीजन फ्रेंडली लॉ होगा। इसके अनुसार बजट के अनुसार न्यू इनकम टैक्स रूल एंड फॉर्म बिल नोटिफाई वेल इन एडवांस में बताया जाएगा टू गिव टैक्स पेयर एडिकेट टाइम टू एडजस्ट, अपने आप को एडिकेट टाइम दिया जाएगा टैक्स पेयर्स को कि वो अपने आप को एडजस्ट कर सकें, राइट। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड अकाउंटिंग चेंजेस, देखो एक इसमें क्या होगा कि स्ट्रीमलाइन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में बजट प्रपोज फॉर्मिंग एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट सीबीडीसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, राइट। ये कमेटी क्या करेगी, इंटीग्रेट करेगी आईसीडीएस एंड इंडियन एएफ। आईसीडीएस का मतलब कि इंडियन कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड एंड इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन दोनों को ये जो कमेटी है इंटीग्रेट करेगी, जिसमें से आईसीडीएस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्स ईयर 2027-28। अभी इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, उसके बाद 2027-28 से आईसीडीएस को यानी इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड इसको रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। सवाल है आपके पास, इनकम टैक्स एक्ट 2025 बिल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कब से ये फोर्स में आएगा आपका 1 अप्रैल 2025, 1 जनवरी 2026, 1 अप्रैल 2026, जुलाई 1 यानी 1 जुलाई 2026। इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, राइट। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। देखो रेलवे बजट इस बार का अब तक का सबसे हाईएस्ट रहा, और ये फिगर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। रिकॉर्ड 2.93 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट टू ट्रांसफॉर्म इंडियन रेलवे, कितना 2.93 लाख करोड़, 293, अब उसमें डेसिमल लगा दो यानी 2.93 लाख करोड़, समझ आया भाई। तो ये जरूर ध्यान रखना है। इंडियन रेलवे हैज रिसीव्ड हाईएस्ट इवर फाइनेंशियल सपोर्ट इन द यूनियन बजट 2026-27। ध्यान रखना कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट इवर फाइनेंशियल सपोर्ट इन द यूनियन बजट 26-27। प्रेजेंटिंग द बजट, इसमें क्या है, विद रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एम्बिशियस प्लान फॉर द हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। मैं आगे बताऊंगा न्यूज़ में कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, अभी रखा गया है। एक तो चल रहा है मुंबई से अहमदाबाद का चल रहा है, 7 नए रखे गए हैं, ठीक है। जिसमें से
आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको कैपेक्स बोलते हो, एंड एम्बिशियस प्लान जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए, वो सारी चीज़ें रखी गई हैं। अब देखो रिकॉर्ड एलोकेशन एक्सप्लेन कैपेक्स वर्सेस टोटल आउटले। जो कैपेक्स है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 293 यानी 293,030 करोड़। आप इसको जब बात करोगे 2.93 लाख करोड़। ध्यान रखना ये कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और जिसमें से टोटल आउटले की बात करोगे, इसमें से कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2,78,30 करोड़ यानी 2.78 लाख करोड़। ठीक है भाई, 2.78 लाख करोड़ रखा गया है टोटल आउटले। 7 जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अनाउंस किए गए हैं मैं आपको बताऊंगा। देखो मेजर स्पॉटलाइट हाईलाइट में यही रहे जिसमें से 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर रखे गए हैं। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्ट आपसे रेल कॉरिडोर पूछ लेगा या आपको ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन सा नहीं है, एक गलत ऑप्शन डाल देगा और पूछेगा कौन सा नहीं है, राइट। 7 जो प्रपोज्ड अभी रूट है, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी एंड वाराणसी से सिलीगुड़ी। मैं आपको थोड़ा सा इसमें याद करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो अभी जो एक चल रहा है जो कॉरिडोर हमारा, वो मुंबई से कहाँ चल रहा है भाई, अहमदाबाद, ये चल रहा है। जो 7 नए कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, प्रपोज्ड किए गए हैं, देखो ध्यान से देखना। मुंबई से पुणे, ठीक है, फिर पुणे से हैदराबाद, ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ है, तेलंगाना की कैपिटल है। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, ठीक है, फिर 2 हो गए। फिर आप तीसरा ध्यान रखोगे, हैदराबाद से बेंगलुरु जाएगा और हैदराबाद से चेन्नई भी जाएगा। ऐसे ध्यान रखो, देखो मुंबई से पुणे गया तो पुणे से हैदराबाद, अब हैदराबाद से 2 चालू होंगे, हैदराबाद से एक बेंगलुरु, हैदराबाद से एक चेन्नई, 4 हो गए। अब देखो चेन्नई से गया तो इन सी और बी को भी जोड़ दो, चेन्नई से बेंगलुरु अथवा बी एंड सी कर दो, बेंगलुरु से चेन्नई, कितने 5 हो गए। अब 2 और देख लो, देखो एक दिल्ली से वाराणसी जाएगा एंड वाराणसी से एक सिलीगुड़ी जाएगा, ये 7 हो गए। आप अगर इसी वे में याद रखोगे तो मुझे लगता है याद करना आसान होगा। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, ठीक है, अब हैदराबाद गए तो हैदराबाद से 2 रूट चालू होंगे, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, 4। अब इन दोनों में बी एंड सी को भी जोड़ दो तो चेन्नई से बेंगलुरु, तो बेंगलुरु से चेन्नई हो गया, 5। फिर दिल्ली से वाराणसी हो गया एंड वाराणसी पर खत्म हुआ तो वाराणसी से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी ये कहाँ पड़ता है आप बताओगे, अपने ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, अपने कंट्री के। आप बताओगे कि ये कौन से स्टेट में है, समझ आया, ठीक है भाई। आगे बढ़े तो याद रखना इनको। अब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें देखो, शार्ट में देख लो कि रिकॉर्ड जो है अलोकेशन इस बार हुआ है बजट में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो 2.93 लाख करोड़ हो गया एंड टोटल आउटले 2.78। इसमें से कितना जोड़ोगे तो जो है 0.15 एलसी जोड़ोगे लाख करोड़ तो आपको मिलेगा 2.78। मतलब ये भी ध्यान रखना कि 15 मतलब 15 बेसिस पॉइंट आप समझ लो, हालांकि यहाँ बेसिस पॉइंट नहीं है बट 0.15 आप समझ लो कि उसमें और जोड़ोगे तो आप टोटल आउटले पर आओगे, ठीक है। 7 हाई स्पीड नए रेल कॉरिडोर प्रपोज किए गए हैं। जो की एरिया रहने वाली उसमें एक्सपांसन, मॉडर्नाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे रेलवे में बनेगा, रेलवे में और भी चीज़ें डेवलप होंगी तो उसमें नई रेल लाइन बनेगी, जो रेलवे लाइन सिंगल है उनको डबल किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। एक नया कवच डेवलप किया गया है रेलवे में, तो वो जो है हमारा एक्सीडेंट होता है उसको भी मिनिमाइज करेगा, ठीक है। बट अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर अलोकेशन फॉर द इंडियन रेलवे इन द बजट 2026। 2026 में कैपिटल एक्सपेंडिचर, ध्यान रखना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है या फिर टोटल आउटले पूछ रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 1.75 लाख करोड़ है, 2.1 लाख करोड़ है, 2.93 लाख करोड़ है अथवा 3.50 लाख करोड़ है। करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है भाई। आगे बढ़े, चलो। अभी एक जनरल तरीके से है कि कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ऐसी हाउ मेनी कंट्री आर देयर इन द यूरोपियन यूनियन। आप जानते हो कि यूरोपियन यूनियन को हम जानते हैं कि ये ग्रुप ऑफ द कंट्री है ना, ग्रुप ऑफ द कंट्री है। जैसे G20 में यूरोपियन यूनियन है, जो G20 ग्रुप ऑफ 20 है उसमें यूरोपियन यूनियन है, तो यूरोपियन यूनियन को एज अ वन मेंबर गिना गया है वहां पर। अब यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हैं तो ये भी जानना जरूरी है। जैसे होता है ना कि भाई यूरोपियन में बहुत सारे एजुकेशन के पर्पज से, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से वो उनमें एक कोऑपरेशन बना है कि वो कंट्री जैसे सिटीजन आप अपने इंडिया में है तो इंडिया से पाकिस्तान जाना है या इंडिया से बांग्लादेश जाना है तो फिर वहाँ पर अपने मतलब एक
डायरेक्टली आप नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं कई तरीके से लगा हुआ है, पर वहाँ इन सब चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है। आप जैसे हम यहाँ से एमपी से यूपी जाते हैं, यूपी से तमिलनाडु जाते हैं, बिहार जाते हैं, या महाराष्ट्र जाते हैं, आंध्र प्रदेश जाते हैं, तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसा हमारे यहाँ स्टेट में रिस्ट्रिक्शन नहीं है जाने पर, वैसे ही वहाँ कंट्री में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्री हैं उन सबको जानते हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि भाई 27 कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन में, ये ध्यान रखना। यूरोपियन यूनियन है क्या? एक ग्रुप ऑफ कंट्री इन यूरोप दैट हैव एग्री टू वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गोल, राइट। उनमें कॉमन गोल के लिए वो सब एग्री होते हैं, और ये सब किस काम में आता है? जैसे एग्री हुए कि ट्रेड हो गया, ट्रेवल हो गया, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इन सब के लिए वो एग्री होते हैं कि भाई हमारा कॉमन गोल है, हम सब एक साथ काम करें और इंडिपेंडेंटली अपना काम करें, घूमें। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के बारे में देखो, यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्म्ड टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग द यूरोपियन कंट्री आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इट अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल, गुड्स, सर्विस, कैपिटल अमंग मेंबर नेशन। ठीक है, जैसा कि मैं बताया कि अपने इंडिया में स्टेट में आप कोई भी मूव कर सकते हो सामान कहीं से कहीं, तो उतना ही इजी आपको यूरोपियन यूनियन की कंट्री में है। फ्री मूवमेंट पीपल का हो सकता है, गुड्स का हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है, वो सारी चीज़ें ध्यान रखना। यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है, 1952 में बना था। जैसे हम फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाते हैं, कब? 1950 में मनाते हैं, उसके 2 साल बाद ये बन गया था। तो 1952 में हमारा यूरोपियन यूनियन बन गया था। एक्चुअली हमारा नहीं है, यूरोप का ग्रुप है। उसमें टोटल 27 कंट्री हैं। ठीक है, इसकी जीडीपी ध्यान रखना कि 22.52 ट्रिलियन डॉलर है। इंडिया के कितने जीडीपी है? 4.2 से 4.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके कंपेयर में कितना है। लगभग ये 4 पंचे 20, 5 गुना के आसपास, 5 गुना प्लस है। ठीक है, ऑफिशियल करेंसी यूरो है। देखो 27 मेंबर है, 27 में से लगभग 22 मेंबर जो हैं, 21-22 मेंबर जो हैं वो यूरो करेंसी ऑफिशियली यूज करते हैं। ऑफिशियली तो सभी की यूरो है, पर वो 22 मेंबर जो है फुली यूरो को यूज करते हैं। उसके अलावा जो 5-6 मेंबर हैं वो अपनी इंटरनल करेंसी कुछ और यूज कर लेते हैं। ठीक है, इंटरनली। हाउ मेनी कंट्री आर देयर इन द यूरोपियन यूनियन? कितनी है? तो देखो यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर कंट्री हैं। 1952 में बना था, और लेटेस्ट कंट्री जो ज्वाइन हुई है इसमें 2013 में, सबसे नई कंट्री वो क्रोएशिया है 2013 में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 2013 में आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन की सबसे नई कंट्री कौन सी है, लेटेस्ट कंट्री कौन सी है जो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करी है, या कब ज्वाइन करी, वो ईयर भी पूछा जा सकता है। तो 2013 में क्रोएशिया लास्ट कंट्री थी जो ज्वाइन करी है, उसके बाद कोई नहीं है। यूनाइटेड किंगडम 1973 में ज्वाइन हुआ था। चलो मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। एक्चुअली आपने ब्रेक्जिट का नाम सुना होगा, यूके का नाम सुना होगा, ग्रेट ब्रिटेन का नाम सुना होगा, एंड इट ऑफिशियली लेफ्ट यूरोपियन यूनियन 2030 में, 20 में। यूके जो है, ध्यान रखना ये कब बना था? 1970, बनने की बात नहीं है। यूके जो है 1973 में यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था, ज्वाइन किया था। एंड ये 2020 में ये ब्रेक्जिट के थ्रू ये अलग हो गया, लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, छोड़ दिया था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एक आपने नाम सुना होगा यूके, सुना होगा, एक सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन, सुना है? तो ग्रेट ब्रिटेन जो है, यूके जो है, इनमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं, कितनी आती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये जो ब्रेक्जिट हुआ था भाई, तो ब्रेक्जिट का मतलब ब्रिटिश एग्जिट होता है। क्या मतलब? ब्रेक्जिट जो लिखा होता है ये ब्रेक्जिट, इसका मतलब ब्रिटिश एग्जिट होता है। मतलब जो ब्रिटिश हैं वो एग्जिट हो गए हैं, उससे अलग हो गए हैं। तो ये कब हुए हैं? 2020 में अलग हुए हैं। अब देखो ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्री आती हैं। क्या हमारे यहाँ कैटेगरी होती है, एक जनरल होती है, ओबीसी होती है, एससी होती है, एसटी होती है, पीडब्ल्यूडी होती है, और जनरल में ही एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आती है। कौन सी कैटेगरी आती है भाई? ईडब्ल्यूएस। तो ट्रिक ध्यान रखना, मैं कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस नाम की हमारे यहाँ एक कैटेगरी होती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, होती है कि नहीं होती बताओ? तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्री आती है ईडब्ल्यूएस। अब ये कंट्री है तो कंट्री के नाम भी वैसे, ई से क्या होगा? इंग्लैंड, डब्ल्यू से क्या होगा? वेल्स, एंड एस से क्या होगा? स्कॉटलैंड। क्यों भाई? याद रखोगे, ईडब्ल्यूएस नाम की 3 कंट्री हैं जो ग्रेट ब्रिटेन में आती हैं। तो ये ईडब्ल्यूएस हो गया। अब यूके इससे बड़ा है, तो इसमें अगर आप ग्रेट ब्रिटेन जोड़ दो, या ग्रेट ब्रिटेन की जगह मैं ईडब्ल्यूएस लिख दूं,
तो EWS, तो ये 3 कंट्री आएंगी। EWS का मतलब ग्रेट ब्रिटेन, और अगर इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ दो, आयरलैंड जो क्रिकेट टीम, नई क्रिकेट टीम थी, तो उसका नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आयरलैंड मेन आइलैंड जो साउथ में है, और एक ही नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्थ वाले पार्ट को नॉर्दर्न आयरलैंड बोलते हैं, और जो साउथ वाला है उसको साउथ आइलैंड नहीं आयरलैंड नहीं बोलते, सिर्फ आयरलैंड बोलते हैं। ध्यान रखोगे, EWS यानी ग्रेट ब्रिटेन हो गया। अगर EWS में एक कंट्री नॉर्दर्न आयरलैंड और जोड़ देते हो तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। ठीक है भाई, समझ आया, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसकी कंट्री जो है, देखो स्टार्टिंग में 6 कंट्री थी, वो भी आपको ध्यान रखना है भाई। इसमें 27 मेंबर हैं, 27 मेंबर में 6 फाउंडिंग मेंबर थे। लिस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन कंट्री, ये लिस्ट में लगा दिया हूँ, आप ध्यान रखना। ईयर ऑफ इनकी ज्वाइनिंग, तो स्टार्टिंग में 6 कंट्री थी। देखो 1952 में बना था, मैं बताया कि इंडिया का जब पहला रिपब्लिक डे मनाया गया उसके 2 साल बाद। तो देखो मैं ये कोई एक रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, जब आपको कभी भूल जाए तो आप ध्यान रखना 1952 आपको हो सकता है कि भूल जाए, तो इसीलिए मैं आपको इसके इंडिया के रिपब्लिक डे के लिए बताया हूँ कि इंडिया का पहला रिपब्लिक डे 1950 में मनाया गया, उसके 2 साल बाद, तो आपको याद आएगा कि 1952। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसके 6 फाउंडिंग मेंबर थे, देख लो यहाँ से 1952 में बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रांस जर्मनी तो ये बड़ी कंट्री आप ध्यान ही रखते हो, बेल्जियम ये जो है फुटबॉल की टीम होती है, इटली आप ध्यान रखते हो, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड। तो 6 कंट्री ध्यान रखना, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी ये हो गया, उसके बाद इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड। ठीक है, ये ध्यान रखोगी 1952 में बनी थी, इसका मतलब ये हो गया कि 5-6 जो है फाउंडिंग मेंबर है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें। क्रोएशिया सबसे लेटेस्ट कंट्री है जो 2013 में बनी है। ठीक है भाई, अब ये कंट्री के नाम आप देखना। फिर इसके जो फाउंडिंग मेंबर है, तो जैसा कि मैं बताया कि भाई वही 6 फाउंडिंग मेंबर होंगे जो 1952 में बनाए थे साथ में। ठीक है भाई, 6 कंट्री जो है 1952 में ये फाउंडिंग मेंबर है। इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, दो देखो, 2 मेन ट्रीटी है। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1952 में जब बने थे तभी बना था। इसका मतलब ये था कि बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन कोऑपरेशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन इंस्टीट्यूशन बन जाए। एंड मास्ट्रिच ट्रीटी 1992 में आई, जिसमें क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन इंट्रोड्यूस एक कॉन्सेप्ट यूरोपियन यूनियन सिटीजनशिप। इट आल्सो सेट द पाथ फॉर द कॉमन करेंसी यूरो। 1952 में जो मास्ट्रिच ट्रीटी आई थी 1992 में, 52 में जो ट्रीटी ऑफ पेरिस आई उसके थ्रू ये यूरोपियन यूनियन का शुरुआत हुआ। और इसके बाद मास्ट्रिच ट्रीटी आई 1992 में, उसके 40 साल बाद, जिसमें से एक तो कॉन्सेप्ट यूरोपियन यूनियन की सिटीजनशिप का रखा गया और दूसरा कॉन्सेप्ट रखा गया कि इन सब की एक कॉमन करेंसी यूरो हो। ठीक है, यंगेस्ट मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन में बता दिया कि क्रोएशिया जो है न्यूएस्ट मेंबर जो 2013 में बना था। कौन सी कंट्री लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन? यूनाइटेड किंगडम जो है 2020 में छोड़ दिया था। ठीक है, ये आपको मैं बता दिया। ऑफिशियल करेंसी जो है यूरो है, और उसका जो सिंबल है वो ऐसे बनाते हैं, आप ऐसे सी बना दो और दोबारा से लाइन खींच दो, काट दो। ठीक है, ये ऑफिशियल करेंसी है। करेंटली 21, मैं आपको अभी 22 बोला था कुछ, तो 21 आउट ऑफ 27 कंट्री यूज द यूरो फॉर दियर मेन करेंसी, वाइल अदर स्टिल यूज दियर नेशनल करेंसी। समझ आया भाई कि 27 में से 21 मेंबर जो हैं अभी भी यूरो करेंसी यूज कर रहे हैं, और बाकी जो 6 बचे हैं वो अपनी नेशनल करेंसी यूज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा प्लेट्यू, विच प्लेट्यू लाई बिटवीन द आरावली एंड विंध्या रेंज? आरावली और विंध्या रेंज के बीच में कौन सा प्लेट्यू है? तो भाई आप समझ लो कि मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू, अगर मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूँ तो जो इंदौर मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल है, तो इंदौर के आसपास की जो एरिया है, इंदौर का रीजन जो है वो मालवा प्लेट्यू में आता है। राइट, तो मालवा प्लेट्यू जो है, मालवा प्लेट्यू इज लोकेटेड बिटवीन द आरावली हिल ऑन द वेस्टर्न साइड, आरावली हिल ये वेस्टर्न साइड है, एंड विंध्या रेंज इन द साउथ, ये साउथ में विंध्या रेंज है, और ये मालवा प्लेट्यू है। समझ आए, ये मालवा हो गया, ये आरावली हो गई, और ये विंध्या हो गई। तो आप इस तरीके से थोड़ा एग्जैक्टली में नहीं, पर आप समझ सकते हो कि मालवा रीजन जो है, मालवा प्लेट्यू जो है, इनके बीच में पड़ता है। सवाल बस आपसे इतना ही आएगा, लोकेशन एंड बाउंड्री ऑफ द मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू इज लोकेटेड नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, बिकॉज आपको पता है कि मालवा प्लेट्यू लगभग मध्य प्रदेश और इधर आप समझ लो कि थोड़ा सा गुजरात वाले रीजन में पड़ जाता है, तो सेंट्रल इंडिया का पार्ट आ जाता है। राइट, Aravalli Hill to the west and Vindhya Range to the south. जियोग्राफिक फीचर, इसका जो एवरेज एलिवेशन है 500 मीटर अबव द सी लेवल है। राइट,
जो प्लेट्यू उसका सिग्निफिकेंस बहुत सारा है। देखो यहाँ पर इसकी जो लैंड बहुत फर्टाइल है, फर्टाइल सॉइल है, विच इज़ गुड फॉर द ग्रोइंग सोयाबीन, व्हीट एंड कॉटन। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, यहाँ की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। हिस्टोरिकली इट वाज होम टू द मेनी पावरफुल किंगडम, बहुत सारे पावरफुल किंगडम यहाँ के हुआ करते थे, जैसे सिटी ऑफ उज्जैन लोकेटेड ऑन द प्लेट्यू एंड एंसेंट रिलीजियस एंड ट्रेड सेंटर। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं। एक रेड जो हमारा बजट आया उसमें एक रेड बैग यूज किया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। रेड बैग बिकम द सिंबल ऑफ द बजट, हिस्ट्री बिहाइंड इट। मतलब एक्चुअली रेड बैग यूज किया भाई, पहले ऐसा नहीं होता था, कुछ चीजें नहीं हुई तो रेड बैग एक नोटिस होता है कि बैग अथवा फोल्डर यूज टू कैरी द बजट डॉक्यूमेंट्स। जैसे पहले आपको बताऊं तो पहले बजट डॉक्यूमेंट्स यानी कागज पर लिखा हुआ ऐसे आता था, तो उसको किसी न किसी, अब डायरेक्ट कागज तो नहीं लाएंगे, तो एक पेपर बैग में ऐसे कुछ लाते थे, फिर धीरे धीरे कपड़े का बैग यूज होने लगा। अब उसको भी करीब कुछ टाइम से रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह क्या कर दिया, 2021 से बात करूं तो 2021 से उसकी जगह डिजिटल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने लगे, मतलब डिजिटली उसको बताने लगे, पेपरलेस डिजिटल बजट। ठीक है, पहले जैसे पेपर में प्रेजेंट करते थे, लिख के लाते थे और उसको अनाउंस करते थे, पेपर डॉक्यूमेंट्स में बना के लाते थे, अनाउंस करते थे। अब क्या हुआ, उसको डिजिटल यानी लैपटॉप जैसी चीज़ों में आप समझ लो कि डिजिटली उसको रिप्रेजेंट करने लगे। ठीक है भाई। अब रेड जो बैग है उनके साथ ब्रेकिंग अवे द ब्रिटिश इरा। भाई हुआ क्या कि ट्रेडिशन जो ब्रिटिश से चला आ रहा था, रेड कैरिंग बजट पेपर इज लेदर ब्रीफकेस। लेदर के एक ब्रीफकेस होता था जिसमें से रेड कलर का ये बजट के, जिसमें से कैरिंग बजट पेपर इन द लेदर ब्रीफकेस। ठीक है, और ये चीज़ें ब्रिटिश से चली आ रही थी। उसके बाद जो 2019 से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक इस हिस्ट्री को ब्रेक किया एंड लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम इसको ब्रेक किया, हिस्ट्री एंड कस्टम को। अब जान लो कि मीनिंग बिहाइंड द रेड क्लॉथ। रेड क्लॉथ का मतलब क्या है, तो रेड क्लॉथ यूज सीतारमन वाज नॉट द रैंडम चॉइस, कोई रैंडम चॉइस नहीं थी, कुछ इसके पीछे का भी लॉजिक था। इन इंडियन ट्रेडिशन रेड कंसिडर ऑस्पिशियस एंड ऑफन यूज टू कवर द सैक्रेड बुक एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये एक ऑस्पिशियस होता था, ऑफन इसको जनरली यूज किया जाता था कि कोई ऐसी अच्छी चीजें, सैक्रेड यानी पवित्र चीजें, पवित्र कोई बुक है अथवा कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसको रेड क्लॉथ्स में रखा जाता था। तो उसी के दौरान, मतलब उसी को देखते हुए ये रेड कपड़े में ये चीजें रखी गई। ठीक है, शिफ्ट टू अ पेपरलेस एंड अ डिजिटल बजट 2021 से, जैसा कि मैं बताया कि अब निर्मला सीतारमन ने पेपरलेस बजट यानी डिजिटली बजट को प्रेजेंट करना चालू कर दिया है। राइट, बस आप इतना जान लो कि अगर कभी ईयर पूछ देता है तो भाई आप बता दो सीधे सीधे कि हाँ 2021 से है। देखो बहुत सारी स्कीम प्रेजेंट करी गई यूनियन बजट में। लिस्ट ऑफ द न्यू एंड एग्जिस्टिंग स्कीम एंड इनिशिएटिव। स्कीम जो अनाउंस हुई यूनियन बजट 2026-27 में, एक तो मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर की फील्ड में रखी गई। बायोफार्मा शक्ति, जैसा कि मैं आपको बताया कि बायोफार्मा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर आ सकता है। इसमें 10,000 करोड़ रुपए 5 साल के लिए रखा गया है। ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 रखा गया। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इसको मैं मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में देखो तो मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में 7 ऐसे सब सेक्टर हैं जिसको रखा गया है और मैं पीछे स्लाइड में आपको कवर कर चुका हूँ। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया गया है, केमिकल पार्क बनाया जाएगा, 3 केमिकल पार्क बनाया जाएगा। राइट, तो ये हुआ मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में। और उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जैसे टेक्सटाइल, खादी हैंडीक्राफ्ट ये भी है। तो सेकेंड वाला क्या था, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, टेक्सटाइल, खादी एंड हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, तो इनमें इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, नेशनल फाइबर स्कीम बनाया जाएगा जो मेगा टेक्सटाइल पार्क के अंडर आता है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव के थ्रू ये सारी चीजें की जाएगी। फिर तीसरे वाले में क्या था कि एमएसएमई एंड इंटरप्राइजेस सपोर्ट मिलेगा, एमएसएमई एंड इंटरप्राइजेस सपोर्ट मिलेगा। ठीक है भाई, इसमें चैंपियन एमएसएमई बनाया जाएगा, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया जाएगा, कारपोरेट मित्रा बनाया जाएगा, प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो ये सब इस फील्ड में है। फिर चौथा फील्ड जो है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी दी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। राइट, अब आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटीड फंड बनाया जाएगा, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, जो फ्राइट कॉरिडोर मतलब कि एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ये काफी टाइम से न्यूज में, करीब 5-6 साल 7 साल हो गए। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेन की जो मालगाड़ी जिसको आप बोलते हो, तो जो मालगाड़ी होती है, जो सामान जाता है, लगेज, वो उनको एक डेडिकेटेड कॉरिडोर उनके लिए बनेगा कि उनकी स्पीड बने, बहुत कम टाइम में चीजें पहुंचे। तो ये सारी चीजें होंगी उसमें। उसके अलावा फिर 5वें की बात करूं तो सर्विस एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट बनेगा।
सर्विस, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है भाई। अब सातवां जो है टूरिज्म कल्चर हेरिटेज की बात की जाएगी। टूरिज्म कल्चर एंड हेरिटेज। फिर सातवां स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की बात करी जाएगी। स्पोर्ट्स में भी आजकल काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, जैसे इंडियन वोमेन ने अभी वर्ल्ड कप जीता। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और भी चीज़ें, एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड इकोनॉमी की, रूरल इकोनॉमी की बात करी जाएगी। एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड रूरल इकोनॉमी या रूरल डेवलपमेंट की बात करी जाएगी। और सोशल जस्टिस, हेल्थ वेलफेयर, तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी। ठीक है भाई। तो नई नई स्कीम निकली हैं सारे फील्ड्स में, तो आप इनको ध्यान रखना सारी चीज़ें। पहली कंट्री वो कौन है जो नेशनल एंथम चालू करी है? डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है पहली जो बनी थी जो नेशनल एंथम चालू करी थी। तो ध्यान रखना कि वो फ्रांस नाम की कंट्री है। फ्रांस आप जानते हो बहुत बड़ी कंट्री है, काफ़ी इकोनॉमी अच्छी है, अच्छा काम करती है अच्छे मामले में। तो फ्रांस कंट्री जो वाइडली बिलीव द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली अडॉप्ट द नेशनल एंथम, पहली कंट्री है जिसने नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था। कब अडॉप्ट किया था? ये भाई 1792, आप समझ लो 1792। लगभग यहाँ से आप समझो कि 230 साल हो गए हैं, लगभग लगभग उससे भी ज़्यादा, 234 साल। तो आप ध्यान रखो कि 234 साल पहले 1792 में। और उसका जो नेशनल एंथम है जिसको ला मार्सलाइज, ला मार्सलाइज, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मिसमैच, तो आप ध्यान रखना कि ला एलम आप ध्यान रख लो। अगर एग्जाम में कभी आता है तो एलम ध्यान रख लो कि फ्रांस जो पहली कंट्री बनी थी जिसका नेशनल एंथम एलम था, ला मार्सलाइज। ठीक है। और ये बना था 1792 में ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच पीपल, इसमें 1975 में क्या हुआ कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज दिस सॉन्ग एज अ नेशनल एंथम, मेकिंग द फर्स्ट कंट्री टू वर्ल्ड टू डू सो। ठीक है भाई। तो पहली कंट्री बनी थी जिसमें एलएम नाम का नेशनल एंथम बनाया। और 1792 में एक्चुअली आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये बनाया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एंड 1795 में 3 साल बाद इसको एडॉप्ट कर लिया गया, रिकॉग्नाइज कर लिया गया। ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं। ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है जिसको नेपाल का ताजमहल कहते हैं? जैसे इंडिया का ताजमहल आप जानते हो कि आगरा में है, तो ऐसे ही नेपाल का ताजमहल किसको कहते हैं? तो भाई नेपाल, देखो नेपाल एक होम टू मैनी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, टेल स्टोरी अबाउट द हिस्ट्री, आर्ट्स, इमोशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नेपाल भी फेमस है। वहाँ पर अच्छी चीज़ें, कुछ स्टोरी हैं हिस्ट्री में, आर्ट्स एंड इमोशन बहुत सारे जुड़े हैं। ब्यूटीफुल कंट्री है नेपाल। ठीक है। पोल्यूशन भी ज़्यादा नहीं है। तो नेपाल का ताजमहल किसको कहते हैं? ताजमहल ऑफ द नेपाल। ध्यान रखना इसको, रानी महल जो नेपाल का है, नेपाल का रानी महल, उसको ताजमहल कहते हैं नेपाल का। इंडिया का ताजमहल आप जानते हो, सब जानते हो ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। परंतु नेपाल का ताजमहल किसको कहते हैं? तो रानी महल को नेपाल का ताजमहल कहते हैं, जो पल्पा डिस्ट्रिक्ट बिसाइड द काली गंडक रिवर में के बगल में स्थित है। काली गंडकी रिवर के बगल में स्थित है। कब बना था भाई? 1893 में बना था, जनरल खड़गा शमशेर राणा के द्वारा। जनरल खड़गा शमशेर राणा के द्वारा बनाया गया था। रानी महल को नेपाल का ताजमहल कहते हैं, 1893 में बना था। इसके पीछे की मेमोरी ये जुड़ी है कि भाई इन्होंने जनरल खड़गा शमशेर राणा ने, जो वहाँ के जनरल थे, उन्होंने बनवाया था अपनी बिलव्ड, अपनी प्यारी पत्नी तेज कुमारी देवी की याद में बनवाया था। तेज कुमारी देवी उनकी यंगेस्ट वाइफ थी, हालांकि उनकी कई वाइफ थी, तो जो सबसे छोटी वाली वाइफ थी तेज कुमारी, उनकी याद में उन्होंने रानी महल बनाया था। और उस यंगेस्ट वाइफ का नाम था, जो मर गई थी, उनके सॉरी, मतलब एक्चुअली वो उनके डेथ के बाद बना था, तेज कुमारी देवी। तो उनका नाम रानी महल के नाम से वो जाना जाता है, उसी को नेपाल का ताजमहल कहते हैं। Because of he, it was built by a symbol of love. Rani Mahal is often compared to India Taj Mahal. रानी महल called the ताज महल ऑफ द नेपाल, ताज महल ऑफ द नेपाल रानी महल है। इसको बनवाया किसने था? अभी फिर से बता दिया, जनरल खड़गा शमशेर जंग बहादुर राणा। नाम बड़ा लंबा चौड़ा है, तो आप राणा के नाम से अगर ध्यान रख लोगे, खड़गा शमशेर राणा, तो इतना भी ठीक होगा।
अब कौन सा मॉन्यूमेंट्स है जिसे मिनी ताजमहल कहते हैं? इंडिया की बात हो रही है। ताजमहल तो आप जानते हो कि ताजमहल है। मिनी ताजमहल किसको कहते हैं? तो इमादुद्दौला इन आगरा, आगरा में ही है देखो। इमादुद्दौला, टोम्ब ऑफ इमादुद्दौला, उनका टोम्ब है, मकबरा है एक्चुअली। टोम्ब ऑफ इमादुद्दौला आगरा में, उसको मिनी ताजमहल कहते हैं। और मिनी ताजमहल उसी को बेबी ताज भी कहते हैं। किसको? टोम्ब ऑफ इमादुद्दौला आगरा में ही है। आगरा में टोम्ब ऑफ इमादुद्दौला, जिसको मिनी ताजमहल कहते हैं और उसी को बेबी ताज भी बोलते हैं। और ये बना था भाई 1622 एंड 1628 के बीच में। एम्परर नूरजहां फॉर हर फादर, एम्परर नूरजहां एक क्वीन थी जो राजकुमारी थी, अपने पिता के लिए बनवाई थी। ठीक है। अब एक नाम और जान लो कि डेक्कन का ताजमहल किसको कहते हैं। जैसे डेक्कन यानी साउथ में आ जाता है तो उसको ताजमहल किसको कहते हैं? तो बीबी का जो मकबरा है उसको डेक्कन का ताजमहल कहते हैं। जो मुंबई के मतलब मुंबई एक्चुअली महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद, एक बिहार में भी है, एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है। तो जो महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद है वहाँ पर है, जिसको ताज ऑफ डेक्कन बोलते हैं। इसको छत्रपति संभाजी नगर में, औरंगाबाद जिसको आप बोलते हो आज के टाइम में, वहाँ पर है। ध्यान रखोगे भाई। 1660 में जो प्रिंसेस आजम शाह ने बनवाया था, वहाँ के राजकुमारी यानी प्रिंसेस आजम शाह ने अपनी मम्मी के लिए बनवाया था, माता जी के लिए। हिज मदर दिलरूस बानो बेगम। ठीक है, चलो ध्यान रखना। नेपाल का ताजमहल रानी महल को कहते हैं। और एक मिनी ताजमहल इंडिया में जो टोम यानी मकबरा है, इमादुद्दौला इन आगरा में ही है, जिसको मिनी ताजमहल अथवा बेबी ताज भी बोलते हैं। और ताज ऑफ डेक्कन किसको बोलते हैं? तो बीबी का मकबरा। देखो बेबी ताज अलग है, जिसको मिनी ताजमहल बोलते हैं, डेक्कन वाले को बीबी का मकबरा उसको बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि विच रिवर आर स्नो फेड रिवर। स्नो फेड का मतलब क्या होता है? कि स्नो मतलब बर्फ होता है, बर्फ से जो जिस नदी में पानी आता है, यानी बर्फ से शुरुआत होती है, जिस नदी की मेन जो पानी रहता है बर्फ की वजह से रहता है, उसको स्नो फेड रिवर बोलते हैं। ठीक है। रिवर वेरी इंपॉर्टेंट होती है हमारे सिटीज़ के लिए, फार्मिंग के लिए बहुत सारा उसका काम होता है। अब वो बताने की जरूरत नहीं है। अंडरग्राउंड सोर्स अर्थ में मेंटेन, देखो मेल्टिंग द, जिसको एक्चुअली रिवर गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो इज हाई माउंटेन। जो हाई माउंटेन, जैसे उत्तराखंड में कुछ रिवर्स हैं जिसमें पानी कहाँ से आता है? मेल्ट होता है। तो जो अब मैं कुछ बताऊंगा इसमें कि जो देखो एक स्नो वाली जो रिवर होती है, अब स्नो वाली जो रिवर होती हैं, तो स्नो वाली रिवर में भाई बर्फ जब पिघलेगी तो पानी आएगा। तो ये हमेशा होती है, मतलब पेरेनियल होती है, मतलब 12 महीने इसमें पानी आता रहता है। पेरेनियल का मतलब 12 महीने इसमें पानी रहता है। परंतु इसमें सबसे ज़्यादा पानी कब रहता है भाई? सबसे ज़्यादा पानी जब सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, जब सबसे ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगी। सबसे ज़्यादा बर्फ़ कब पिघलेगी? गर्मियों में। तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पिघलती है, एंड दैट इज़ वाई गर्मियों में ही सबसे ज़्यादा पानी रहता है। परंतु ये पेरेनियल होती है रिवर, 12 महीने वाली रिवर होती है, पानी रहता है। ठीक है। और इसके अपोजिट अगर बात करूं कि जो रिवर पानी यानी स्नोफेड नहीं है, उनमें पानी जनरली जब बरसात होती है, ठीक है, बरसात जब होती है तब ज़्यादा पानी रहता है। तो इन्हीं सब के बारे में आपको बताऊंगा। स्नोफेड रिवर क्या है भाई? स्नोफेड रिवर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका इंपॉर्टेंस जो होता है इंडिया में, स्नोफेड रिवर आर वाइटल फॉर द इंडिया की में बहुत सारे रीजन्स में, कि दे प्रोवाइड कंटिन्यूस वाटर इवन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। जब ड्राई सीजन रहता है तब भी वो वाटर प्रोवाइड करती हैं। सपोर्ट एग्रीकल्चर स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा बर्फबारी होती है, राइट। दे सपोर्ट ड्रिंकिंग वाटर टू सिटी एंड विलेज। दे हेल्प टू जनरेट हाइड्रो पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए एंड सस्टेन इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ, राइट। मेजर स्नोफेड जो रिवर है इंडिया में, मेजर 3 रिवर हैं। एक इंडस रिवर जिसको आप सिंधु नदी बोलते हो। देखो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? लेक मानसरोवर जो तिब्बत से निकलती है, लद्दाख फ्लो होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, अरेबियन सी में जाके गिरती है। तो ये स्नोफेड रिवर होती हैं, लेक मानसरोवर से स्टार्ट होती हैं। दूसरी गंगा नदी हमारी गंगोत्री से निकलती हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी भागीरथी में, वहाँ पर गंगोत्री को जहाँ से निकलती हैं वहाँ पर गंगा नदी को भागीरथी बोलते हैं। ठीक है भाई। तो वहाँ पर उसके बाद मिलती हैं वो अलकनंदा से, एंड देवप्रयाग में अलकनंदा। ये कहानी बाद की हो गई। फिर ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट तिब्बत से ओरिजिनेट होती हैं, जहाँ पर उनको यारलंग सांगपो बोलते हैं। ठीक है। तो ये भी वहाँ पर भी अच्छी खासी अरुणाचल प्रदेश में इंटर होती है, उधर से बर्फबारी होती है। तो ये 3 रिवर मेनली देखो, तीनों बड़ी बड़ी नदी हैं। इंडस रिवर जिसको सिंधु नदी बोलते हो, गंगा रिवर गंजेस रिवर, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर ये ईस्ट साइड से आती हैं, अपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से आती हैं। और ये हमारी जो इंडस रिवर है इधर से ऊपर से हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड से इंटर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती हैं। गंगा नदी हमारी इधर से निकल के ऐसे हमारी बहती है। ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके अलावा कुछ और चीज़ें आप देख लो कि
कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है स्नो फेड रिवर की कि लॉन्ग फ्लो होती है, मतलब इनका जो पानी है लंबे टाइम के लिए लंबे, जैसे आप इन्हीं में से तीन को देख लो, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, तो ये लंबी नदी हैं, ठीक है। कंटिन्यूस वाटर सप्लाई होती 12 महीने की होती है। सेपिंग लैंड, दे फॉर्म द वैली गोर्जेस एंड फर्टाइल प्लेन, जैसे कि ब्रह्मपुत्र में देख लो तो माजुली आइलैंड का नाम आपने सुना है असम में, तो कितना फर्टाइल है वो, हर साल ब्रह्मपुत्र वहाँ पर कितना सारा फर्टाइलिटी यानी फर्टाइल लैंड ला के वहाँ पर और इकट्ठा कर देती हैं, तो वहाँ पर आइलैंड बन गया माजुली आइलैंड, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बहुत सारा इरिगेशन, हाइड्रो पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं कि स्नो फेड रिवर एंड रेन फेड रिवर। रेन फेड यानी जिनके बरसात, जिनमें ऐसी नदियाँ जिनमें बरसात का पानी आता है, स्नो फेड यानी जिनका बर्फ वाला पानी आता है, ठीक है। देखो ये रहा स्नोफीड, ये रहा रेनफीड। स्नोफीड में होता है तो ग्लेशियर मेल्ट होता है एंड रेनफॉल दोनों रहता है। रेनफॉल मतलब जब तक पानी रहेगा बरसेगा तब तक आएगा, एंड अदर देन दैट द ग्लेशियर भी मेल्ट होता है तो वो 12 महीने रहता है, और इसीलिए इसको ऑल ईयर यानी पेरेनियल रिवर भी बोलते हैं, ठीक है भाई। रेन फेड रिवर क्या होता है कि मेनली मानसून, मानसून मतलब जब बरसात होगी तब उसमें पानी ज़्यादा रहेगा, उसके बाद ये तो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, या लिटिल लिट पानी रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये सीजनल होती हैं, सीजनल का मतलब कि जब मानसून रहेगा तब होंगी ज़्यादा पानी, ठीक है। मेनली ड्राई इन समर, समर में ड्राई हो जाती है, राइट। अब बात करें कि स्नो फेड रिवर जो होता है कौन कौन से काम आती है, इरीगेशन में एंड पावर जनरेटिंग में आती है। फिर रेन फेड जो होती है हाईली रिलायबल, लेस रिलायबल होती है, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द स्नो फेड रिवर, देखो पेरेनियल वाटर सप्लाई होती है बिकॉज दे नेवर ड्राई अप फुली ड्यू टू स्नो एंड रेनफॉल, क्योंकि कभी रेनफॉल होता है मानसून में तो रेनफॉल से पानी आता है, अदर देन जब फिर गर्मी पड़ती है ड्राई सीजन में तो भाई बर्फ पिघलती है तो पानी आता है। क्रेडल फॉर द सिविलाइजेशन, राइट। क्रेडल का मतलब पालना पोसना होता है कि सिविलाइजेशन जो बसती थी तो उनका पालन पोषण यानी इस पानी के थ्रू होता था। एंसेंट सिविलाइजेशन लाइक द इंडस वैली ग्रू अलॉन्ग दीज रिवर, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने नाम सुना है, सिंधु घाटी सभ्यता, पाकिस्तान इंडिया के कुछ वेस्टर्न साइड में अथवा नॉर्थ वेस्टर्न में, राइट। तो वहाँ पर नदी के किनारे लोग बसते थे बिकॉज उनको पानी आसानी से मिल जाता था। अभी भी आप कई जगह गाँवों में देखोगे तो जनरली जो बस्तियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं पानी के सोर्स को देख के उसी के आसपास होती हैं, ठीक है। फिर ग्लेशियर ड्रिवेन फ्लो, मतलब जहाँ ड्राट होता है वहाँ विंटर ग्लेशियर उसके कारण पानी आता है। फ्लड रिस्क होता है कि इसमें फ्लड रिस्क मतलब कि मानसून रेन एंड ग्लेशियर मिल्ट कैन फ्लो नॉर्दर्न प्लेन एंड आसाम, यहाँ पर कभी कभी फ्लड भी आ जाता है। ट्रांस बाउंड्री रिवर, इसका मतलब ट्रांस बाउंड्री का मतलब कि एक कंट्री से होकर दूसरी कंट्री में, लाइक आप समझ लो इसी को अपनी जो इंडस है, तो भाई इंडस कहाँ से आ रही है, तिब्बत से निकलती है मतलब चाइना से, फिर इंडिया में नॉर्दर्न रीजन में इंडिया में फ्लो होती है एंड देन उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है, तो ट्रांसबाउंड्री हो गई। तो ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है, राइट। एक आग न्यूज़ और देख लेते हैं। विच कंट्री नोन एज लैंड ऑफ सनफ्लावर, भाई सीधा सा मतलब आपसे डायरेक्ट एक ही सवाल पूछेगा, इसमें ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि लैंड ऑफ सनफ्लावर कौन सी कंट्री को बोलते हैं, तो वो कंट्री है यूक्रेन। यूक्रेन नाम की कंट्री कहाँ है भाई, रसिया के पास कंट्री है यूक्रेन। रसिया बहुत बड़ा देश है, रसिया मतलब रूस हिंदी में। तो कंट्री नोन एज लैंड ऑफ द फ्लावर इज यूक्रेन, लोकेटेड ईस्टर्न यूरोप। यूक्रेन इज फेमस फॉर इट्स वास्ट गोल्डन सनफ्लावर फील्ड दैट स्ट्रेच अक्रॉस द फर्टाइल प्लेन। फर्टाइल प्लेन में इसका जो गोल्डन सनफ्लावर है वो पाया जाता है। यूक्रेन जो है द लैंड ऑफ एंडलेस सनफ्लावर, बहुत सारे फ्लावर्स वहाँ पर पाए जाते हैं। ईस्टर्न यूरोप एंड द लार्जेस्ट कंट्री दैट लाई कंप्लीटली विद इन द यूरोप, पूरी तरह से जो यूरोप में पाई जाती है वो कंट्री है आपकी यूक्रेन। भाई ये भी एक फैक्ट है, ध्यान रखना कि ऐसी बड़ी मतलब कंट्री तो और भी हैं बट लार्जेस्ट कंट्री जो पूरी तरह से यूरोप के अंडर में पाई जाती है, पूरी तरह से, लाइक रसिया है तो रसिया पूरा यूरोप में नहीं पाया जाता, रसिया बहुत बड़ा है पर वो पूरी तरह से यूरोप में नहीं है कम्प्लीटली, वो एशिया का भी पार्ट होता है, ठीक है। तो रसिया नहीं है, एक लार्जेस्ट सबसे बड़ी कंट्री जो पूरी तरह से इंटायरली यूरोप में है वो यूक्रेन है, एंड दैट इज द कंट्री कॉल्ड द सनफ्लावर, ठीक है, लैंड ऑफ सनफ्लावर। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखो यूक्रेन हैज सम लार्जेस्ट सनफ्लावर फील्ड इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा सनफ्लावर का फील्ड है। उसके अलावा सनफ्लावर यूज इन आर्ट स्टाइल लाइक पेट्री कीबका पेंटिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनेस्को, ये बड़ी चीज है कि यूनेस्को ने उसको रिकॉग्नाइज किया। द कंट्री फर्टाइल लैंड आल्सो मेक अ टॉप एक्सपोर्टर ऑफ कॉर्न एंड व्हीट। सनफ्लावर ऑफन गिफ्टेड एज अ साइन ऑफ गुडविल एंड पॉजिटिविटी, राइट। फिर एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग चीज है, देखो यूनियन बजट जो हमारा निकला है उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री को 1.06 लाख करोड़ दिया गया है। कितना दिया गया है, 1.06 लाख करोड़।
अपना रेलवे को कितना दिया गया था, थोड़ा सा मेमोराइज कर लो। टोटल आउटले जो था 2.93, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था 2.78 लाख करोड़, ये लाख करोड़ में है साहब, तो लाख करोड़ ये कितना दिया गया था, टोटल आउटले था रेलवे का, राइट। तो ऐसे ही हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया गया 1.06 लाख करोड़ अलोकेशन 2026 विद रिकॉर्ड 1.06 लाख करोड़ अलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बजट रिफ्लेक्ट नियरली 10% की ग्रोथ हुई है, मतलब लास्ट ईयर के कंपेयर में 10% ज़्यादा अमाउंट मिला है ओवर द लास्ट ईयर एंड मासिव 176% इंक्रीज ओवर द पास्ट 12 ईयर। पिछले अगर 12 साल की बात करी जाए कि 12 साल पहले जितना था उसका 176% ज़्यादा मिला है, मतलब 2.76 गुना मिला है, ठीक है। एंड अगर लास्ट ईयर की कंपेयर की बात करोगे तो 10% ज़्यादा मिला है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आई हैं कि मतलब बहुत सारी स्कीम आई है, उसके बारे में देखो। ये है कि ओवरऑल हेल्थ बजट भाई 1.06 लाख करोड़, ये नंबर्स में दिया है तो लाख करोड़ है, यहाँ पर आप लाख लगा लोगे तो 1.06 लाख करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को दिया गया है। कंपेयर टू 2014-15 इसको 176% का इंक्रीज हुआ है, राइट। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें इंप्रूव की गई हैं, फ्लैगशिप स्कीम लगाई गई है। तो पहली स्कीम जैसे मैं बता दूं कि पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य जन औषधि योजना, जन आरोग्य योजना एक तो ये है। फिर दूसरी स्कीम लाई गई कि पीएम अभीम, पीएम अभीम जिस इसको कहते हैं प्रधानमंत्री आपका ये हो जाएगा ए से आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसमें से आप समझ लो कि 4,770 करोड़ रुपए मिले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अब तीसरी स्कीम है, इसमें एम्स एंड मेडिकल एजुकेशन होगा, बनेगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स हो गया एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए दिया गया है। उसके बाद डीजल कंट्रोल एंड ब्लड सर्विस पब्लिक हेल्थ, ये सारी डिजीजेस कंट्रोल हो गया, मतलब डिजीजेस कंट्रोल हो गया, ब्लड सर्विस पब्लिक हेल्थ इन सब के लिए दिया गया है। मेडिकल रिसर्च रेगुलेशन एंड बायोफार्मा, मेडिकल रिसर्च रेगुलेशन एंड बायोफार्मा इन सब के लिए दिया गया है। अफोर्डेबिलिटी एंड स्किलिंग के लिए दिया गया है, अफोर्डेबिलिटी स्किलिंग इमरजेंसी केयर एंड इमरजेंसी, इन सारी चीज़ों के लिए दिया गया है। बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको एग्जाम ट्रिक्स पर मिल रही हैं। आपका चैनल है, देखो बड़ी मेहनत लगती है, तो भाई आपसे केवल एक उम्मीद रहती है कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किए तो, और वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। उसके अलावा आप प्लेलिस्ट विजिट करो, यहाँ पर क्वांट पढ़ाई गई है, पूरी मैथमेटिक्स बहुत ढंग से पढ़ाई गई, अच्छे तरीके से ट्रिक्स के साथ पढ़ाई गई है, मजा आ जाएगा, सच में बोल रहा हूँ, एक बार पढ़ के देखो। आप रीजनिंग पढ़ो, यहाँ पर रीजनिंग पढ़ाई गई है। रीजनिंग के अलावा फिर भाई आपको डीआई पढ़ाई गई, डाटा इंटरप्रिटेशन, एंड देन आपको कुछ स्टैटिक वीडियो मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार क्वांट पढ़ के देखो, यहाँ पर क्वांट को 2 बार पढ़ाया गया है और दोनों बार अलग अलग तरीके से पढ़ाया गया है, मजा आ जाएगा, बता रहा हूँ सच में। तो अपना और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना, एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और अपना रिव्यू दो, बताओ, शेयर कर दो सारे लोगों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।